नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 12:45 पर पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचेंगे। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से वो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से हावड़ा गुवाहाटी यात्रा का समय करीब 2.5 घंटे कम हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदा में 3250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मालदा के बाद प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी जाएंगे, जहां वो बोडो लोक नृत्य बागरुम्बा देखेंगे और रात वहीं रुकने की संभावना है। दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। तो ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती अस्थिरता के बीच कई भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। शुक्रवार देर शाम ये भारतीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई दिल्ली पहुंचे। वापस लौटने वालों में छात्र, तीर्थयात्री और ईरान में रह रहे अन्य भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ईरान की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद नागरिकों से संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की अपील की। सरकार ने भरोसा दिलाया कि भारतीयों की सुरक्षा और भलाई के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। तो ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है और आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने ईरान में जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनसे संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की अपील की है। तो यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट पर देर शाम को फ्लाइट पहुंची और उसमें जो भी टूरिस्ट थे, स्टूडेंट थे या जितने भी भारतीय नागरिक थे ईरान में, उन सबको वापस सुरक्षित इंडिया लाया गया। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की और किसी भी नागरिक को ईरान न जाने और ईरान को छोड़ने की जो है सलाह दी है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा सुनकर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कृष्णा, ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो गई। कितने बजे ये फ्लाइट पहुंची और उसमें कितने लोग सवार थे? जो लोग आए उनका क्या कुछ कहना था? क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया कि ईरान में लगातार जो है वो हालात सुरक्षा को लेकर बिगड़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर भारत सरकार ने अपने नागरिकों को जो है वो निकलने के लिए एक प्रयास शुरू किया था और जो प्रयास हो सफल जो है आज देखा गया किस तरह से सुबह जो है फ्लाइट आई थी जो भारत लौटी है, उसमें ईरान अपने भारतीय नागरिक थे वो बहुत खुश हुए थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो हालात है वहाँ पर जो बेहद डरावने हैं और वहाँ पर रुक पाना बेहद मुश्किल है, जान से खतरा है। उन्होंने ऐसा बताया कि मोदी सरकार में बेहद प्रयास किए तो प्रयास सफल हुए और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार है तो चेहरे पर जो आपको बता दो शिवम, इस तरह से जब वो लौटे थे तो कहीं ना कहीं चेहरे पर डर और एक तरफ चेहरे पर खुशी दिखी कि जिस तरह से घर पे पहुंचे तो उनको राहत मिली है। कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो हिंसा थी वो बेहद खतरनाक रूप ले चुकी, कहीं ना कहीं वहाँ पर ठहर पाना बेहद जान से खिलवाड़ करना था। तो कई लोगों ने ये जानकारी आपको बता दूं कि सुबह जो है तकरीबन 7 बजे करीब जो फ्लाइट है ईरान से भारत पहुंची है और इसमें तकरीबन कई यात्री थे भारत से। इनकी यहाँ पर पहुंच कर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, बाइट की है और ये बताया अपने कि यहाँ पे जो गृह मंत्रालय है, जो मोदी सरकार है, वो साफ अपना प्रयास कर रहा है। जितना प्रयास को वो बोलेंगे इस तरह से कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुहिम चलाई है, बोला गया कि जितने भी भारतीय नागरिक है ईरान से जल्द भारत लौटे और ईरान में राजदूत उन्होंने तौर से उनको निकलने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया, जो अब जाके सफल हो गया। और तकरीबन काफी ईरानी जो काफी भारतीय नागरिक है वो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको लाने की जो कवायद है भारत सरकार की तरफ से शुरू है। जो आपको बता दें कि जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी और नाना बाकी है और कहीं ना कहीं वो है वो स्थिति पर करीब से करीब नजर बनाए रखते हैं। भलाई के लिए वो हर संभव
जितने भी संभव कदम होंगे वो उठाएंगे। हवाई अड्डे पर भारतीय ने लगातार बताया कि जब भारतीय ईरानी जो उतरे थे तो उन्होंने भारत में जो ईरान के भीतर जो डरावने मंजर हैं इनको साझा किया था। तो बेहद बड़ी जानकारी है कि जिस तरह से ईरान में जो हरकत हो रही है, तो ईरान में जिस तरह से सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ के एक नागरिक ने ये भी बताया कि जब वो एक घर में रहे तो उसके बाद जैसे वो बाहर निकलता थे तो प्रदर्शनकारी उनके बाहर खड़े हो जाते थे और वो ईद पर्वत इनका और बताते ताकि इनको समस्या हो और इनको गलत वहां पर वो रह न पाए। कृष्णा, हमने वो दौर भी देखा है जब रसिया यूक्रेन का वॉर जो है शुरू होने वाला था और वहां पर भी जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको भी इसी तरीके से चला करके एक ऑपरेशन चला करके उनको वापस लाया गया। सवाल यह है कि कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो गई है। हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि जितने भी नागरिक वापस आए हैं वो अपने आप को एक तरीके से सौभाग्यशाली मान रहे हैं और इस चीज़ को लेकर वो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरीके से ईरान में स्थिति बनी हुई है, मतलब रिपोर्ट्स, तरह तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जहां पर कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अब तक 2500 से ज़्यादा लोग मर गए, तो कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 3000 से ज़्यादा लोग मर गए। वहाँ की स्थिति वो बड़ी भयावह है और इसीलिए लगातार जो हमारा विदेश मंत्रालय है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा था कि वहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो रही है, वहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब श्रेणी में जाती जा रही हैं, इसलिए वहाँ से जितना जल्दी हो ASAP उसको खाली कर दिया जाए, मतलब जल्द से जल्द ईरान को खाली करने के निर्देश दिए गए। तो कृष्णा हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से वो जुड़ नहीं पा रहे। कृष्णा, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई के वीडियो को लेकर उठे विवाद पर अब FSL की रिपोर्ट सामने आ गई। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में ऑडियो और वीडियो को एक ही पाया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि रिकॉर्डिंग में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अध्यक्ष ने बताया कि यह वीडियो विपक्ष की मांग पर FSL को भेजा गया था और सत्ता पक्ष भी इसके लिए सहमत था। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा पहले से जांच और FIR दर्ज करने पर गंभीर सवाल खड़े किए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में सच्चाई अब सामने आ गई है। उन्होंने पंजाब सरकार की फॉरेंसिक साइंस लैब की भी CBI जांच कराने की घोषणा की है। जिस सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को FSL को भेजा गया था और FSL की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूं। ये उस दिन का वर्बेटिम है जो इसकी FSL ने, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें हमने FSL को उपलब्ध कराई थी और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। और इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द वीडियो, इट इज टू स्टेट दैट वी हैव रिसीव्ड द ट्रांसक्रिप्शन मार्क्ड एग्जिट टू बी, यानी कि ये हमें ट्रांसक्रिप्शन मिला है, एंड लिसन टू द सेम एट द लेबोरेटरी एंड टू स्टेट दैट there is no indication of any form of alteration, tampering in the identified video shots on the basis of frame by frame analysis using video analyst system.
यानी कि ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मुंबई का सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। चुनाव में भाजपा ने 227 में से 89 यानी 89 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी ताकत दिखाई है। इन नतीजों के साथ ही मुंबई में भाजपा का मेयर बनाने का 45 साल का सपना साकार हो गया, यानी पूरा होने जा रहा है। करीब 3 दशक से बीएमसी पर चला आ रहा ठाकरे परिवार का वर्चस्व अब समाप्त हो गया। इस बीच मुंबई के कई इलाकों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के धुरंधर देवेंद्र पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर मुंबई भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित नगर सेवक तजिंदर सिंह तिवाना की ओर से लगाए गए। राजनीतिक जानकारी से भाजपा की जीत के उत्सव के साथ साथ मुंबई की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस की मजबूत पकड़ का संकेत मान रहे हैं। तो बीजेपी का जो सपना था 45 साल का वो साकार हुआ और हमारे साथ गजानन दुबे महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजानन जी, 45 साल का सपना बीजेपी का साकार हुआ, धुरंधर फडणवीस साहब धुरंधर हो गए, ये पोस्टर लगे। इस एक तो ये 45 साल की जो जीत मिली है, क्या इसे सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की मतलब उनकी जो स्ट्रेटजी कह सकते हैं, या फिर ये ओवरऑल पूरी तैयारी बहुत दिन से चल रही थी? देखिए शिवम जी, जहां तक बात करें 45 साल का सपना जो भारतीय जनता पार्टी का सच हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है इनके लिए जी। और रणनीति भी थी, बिल्कुल रणनीति, एक बहुत बड़ी रणनीति इन्होंने बनाई थी। एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाकर इन्होंने केंद्र में अपनी सत्ता बनाई है, उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में अपनी सत्ता बनाई है। मुंबई महानगर पालिका जहाँ पे 75,000 करोड़ का सालाना बजट निकलता है, वहां पर इन्होंने अपना परचम लहरा दिया है। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे को, जो कि शुरुआत में बाला साहेब ठाकरे जी ने शुरू किया था जी, अब अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, हम अतीत में जाएं, तो हम देखेंगे कि मुंबई मायानगरी में उस वक्त दक्षिण भारतीय के जो लोग थे उनका दबदबा काफी ज्यादा था। और उन्होंने एक स्लोगन निकाला था कि उठाओ लुंगी बचाओ पूंजी, ऐसा एक स्लोगन था कि दक्षिण भारतीयों का वर्चस्व मुंबई में कम किया जाए और लोकल मराठी मानुस को एक नया ओहदा दिया जाए। अब जो विपक्ष था, चाहे वो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, इन्होंने मराठी मानुस का मुद्दा उठाकर बीएमसी चुनाव की पूरी रणनीतियां तैयार की और वो मुंह के बल गिर गए। जो राज ठाकरे कहते थे कि अन्नामलाई आए हैं दक्षिण भारत से, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, मराठी मानुस के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब उसी मराठी मानुस ने पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS, राज ठाकरे की पार्टी है, उनको सिर्फ 6 सीट दी है। दूसरी तरफ जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की लड़की हुई, उनको 29 सीट मिली है मुंबई में। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की, उनको 8 सीट मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये चीज तो स्पष्ट कर दिया कि धुरंधर कौन है। और हम अगर धुरंधर की बात करते हैं तो धुरंधर वो व्यक्ति होता है जो सबके बीच में रहकर भी जीत जाए। बिल्कुल। तो गजानन जी, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से ये बीजेपी तो चलिए इस बार तो कमाल कर ही दिया है, शायद ये चीज पूरे ठाकरे परिवार को ये बात पच नहीं रही होगी अभी तक। सवाल ये है गजानन जी कि जिस तरीके से पूरा मतलब ठाकरे ये कुनबा था, ये जिस तरीके से उल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल करना या अति बोलना, वो कहते हैं ना कि अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चुप, अतिका भला न वर्षा, अतिका भला न धूप। तो क्या जिस तरीके से ये ठाकरे पूरे परिवार ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, वहां मंचों से तमाम तरीके के वादे करना, फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो आमतौर पर लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, क्या उसका भी एक असर है कि आपने जो मन में आया आपने बोल दिया और फिर आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस बार क्या होने वाला है? और क्या एक रीजन यह भी बना कि ठाकरे परिवार अपनी ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गए? जी देखिए, ठाकरे परिवार यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की हालत अब अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जैसी हो गई है। इनका तेलंगाना में वर्चस्व है, देश में लोग इनकी बातें सुनने आते हैं, लेकिन वोट का टर्नआउट 10% के भी नीचे है। और जहां तक बात करें ठाकरे भाइयों की, तो उनका 10% से भी नीचे है, यानी 5% के करीबन उनको वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता ने उनको ये स्पष्ट कर दिया कि भावनात्मक प्रचार अब उनको राजनीति में आगे नहीं बढ़ा सकती। और भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली
वो एक आइलैंड पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गई है। उसका राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे जो वर्चस्व था वो अब खत्म हो गया। और एमएनएस की बात करें तो वो सिर्फ एक भौकाली पार्टी रह गई है जो सिर्फ बातें करना जानती है, जिनके ऑब्जेक्टिव और एजेंडाज सिर्फ इतने हैं कि मुंबई में बाहर के किसी भी राज्य के व्यक्ति को अंदर ना आने दिया जाए। और गजानन जी, जिस तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि भाई उद्धव बाला साहब वाली ठाकरे जो शिवसेना है वो अलग लड़ाई लड़ी और कांग्रेस अलग लड़ाई लड़ी, अगर दोनों साथ मिलकर लड़ते तो शायद बीजेपी को हराया जा सकता था। एक क्षण के लिए अगर ये मान लिया जाए कि अगर ऐसा होता तो क्या टक्कर देखने को मिलती या फिर परिणाम कुछ इसी तरीके से होते? देखिए, आपको ये बात समझना होगा कि बाला साहेब ठाकरे ने सार्वजनिक तौर पे कहा था कि वो कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल। कोविड का दौर आया, उद्धव बाला साहेब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना था, उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, राष्ट्रवादी शरद पवार गठ के साथ हाथ मिलाया और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए जी। वो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद को तोड़ने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए, उनको मान्यता दिलाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए जो सबसे आगे खड़े थे वो उस परिवार से आते हैं। लेकिन अब चुनावी रैलियों में, अब चुनावी प्रतियोगिताओं में, अब चुनाव में जीतने के लिए वो राम मंदिर और श्री राम के नाम का बहिष्कार करने लगे। तो कहीं ना कहीं अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला लेती तो भी वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गुट को नहीं हरा पाती। तो गजानन जी, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन अंतिम प्रश्न मेरा यह है कि ये जो बीजेपी का मिरेकल दिखाई दिया इस बार महाराष्ट्र में पूरे बीएमसी के चुनाव में, कौन कौन से वो फैक्टर रहे जो बीजेपी जमीन पर उतारने पे कामयाब रही और 45 साल का ये जो सरप्राइजिंग रिजल्ट आया है वो कैसे आया? कौन सी स्ट्रेटजी आपको धरातल पर दिखाई दिया कि बीजेपी वहां पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की जितनी भी पार्टियां थी या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थी उनको कानो कान खबर तक नहीं चला और यहां पर मामला क्लीन स्वीप हो गया? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर चुनावी माहौल में, एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, काफी संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा जी कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी माहौल के दौरान लोगों को कैसे बांटती है, जी ये जन सामान्य को पता है, ये पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। लेकिन एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना का शुरुआत किया। पैसा आज भी महिलाओं को हर महीने उनके खाते में मिलता है। बिल्कुल। और ये तभी मुमकिन हुआ जब शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी जो कि नरेंद्र मोदी की पार्टी है, उनके साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाती है। बिल्कुल। तो लोगों को ये पता चल गया कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ है तो हमारा उद्धार निश्चित है। बिल्कुल। यही एक फैक्टर है जो सबसे ज्यादा एक पॉलिटिकल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे को समर्थन देता दिख रहा है। बिल्कुल। गजानन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी का मेयर का सपना 45 साल बाद पूरा हुआ और इसीलिए कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा बोलना कई बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है और ठीक यही हुआ पूरे ठाकरे परिवार के साथ, कहें कि ठाकरे बंधुओं के साथ, क्योंकि जिस तरीके से भाषा विवाद हुआ था महाराष्ट्र में वो सबके दिल में था, वो सबको समझ में आ रही थी, वो सियासत वो समझ आ रहा था सबको। चूंकि आज के समय में अगर नेता जनता को मूर्ख समझने का प्रयास कर रहा है तो फिर उस नेता की बुद्धि और विवेक पर इस समय तो फिलहाल सवाल खड़ा होता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जिस तरीके से महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों के बाद सियासत गरमाई हुई है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि शिवसेना और एमएनएस कई सीटें बेहद कम अंतर से हार गई। उन्होंने दावा किया कि अगर कुछ सीटों पर जीत मिलती तो मुंबई की तस्वीर कुछ और होती। संजय राउत ने कहा कि भाजपा शिंदे गठबंधन के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। उन्होंने विपक्ष को महानगर पालिका में सबसे बड़ी ताकत बताया और साथ ही चेतावनी दी कि मुंबई को न अडानी की जेब में जाने देंगे और न ही ठेकेदारों के हवाले करने देंगे। बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए, हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है।
वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज़्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। बात ऐसी एमएनएस की। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ बड़े तेल सौदे की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तेल देने की पेशकश की थी और इस डील की कुल कीमत करीब 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर बताई गई। ट्रंप ने बताया कि तेल को तुरंत संसाधित करने की जरूरत थी क्योंकि वेनेजुएला के पास भंडारण की जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के साथ अमेरिका के महान रिश्तों की भी तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि सहयोग से क्षेत्र में काफी हद तक जो दबाव है वो काफी हद तक कम हुआ है। तो हरियाणा के नूह जिले के पुन्हाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बिछोर थाना क्षेत्र के गांव बिसरू में से 900 किलो प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। यह विस्फोटक बीपीएल कॉलोनी के पास खेतों में बने एक टीन शेड में मिली। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद 3 युवक पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी अवैध रूप से बारूद के पटाखे बनाकर बेच रहे थे। टीन शेड से 18 प्लास्टिक कट्टे बरामद हुए जिनमें प्रत्येक का वजन करीब 50 किलो था। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम इंदौर पहुंच चुकी है और इसी कड़ी में शनिवार तड़के विराट कोहली और कुलदीप यादव उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। दोनों खिलाड़ी सुबह 4 बजे भस्म आरती में शामिल हुए और करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में रहे और नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी और ओम नमः शिवाय का जाप किया। दोनों खिलाड़ियों ने गर्भगृह की चौखट से दर्शन कर जल अर्पित किए। महाकालेश्वर मंदिर समिति ने प्रसाद और तस्वीर भेंटकर विराट कोहली और कुलदीप यादव का सम्मान किया। तो पंजाबी सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और यह धमकी पंजाबी सिंगर दिलनूर को विदेशी नंबरों से कॉल और वॉइस मैसेज के जरिए दी गई। कॉल करने वाले ने खुद को अर्जू विश्नोई बताया और बी प्राक को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। दिलनूर के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को उन्हें कई विदेशी नंबरों से कॉल आए थे। धमकी मिलने के बाद दिलनूर ने एसएसपी मोहाली के पास शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कॉल के जो स्रोत है, मतलब कॉल कहां से आई और आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 तक पहुंच गई। सड़कों पर पैदल और गाड़ियों के लिए सफर मुश्किल हो गया। ड्राइवरों को धीमी रफ्तार से चलना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा देखा गया। इस वजह से ट्रेन लेट चल रही है और दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। लोगों को सड़क और हवाई क्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दी गई। तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और जो दृश्यता है, विजिबिलिटी है, वो 0 हो चुकी है। यानी कि इंसान को 10 मीटर का जो आसपास का इलाका है, जगह है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कोहरा है और धुंध है वो दिल्ली में इस वक्त अपनी पराकाष्ठा पर है और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर इस वक्त धुंध और कोहरे की चपेट में है। ठंड इस वक्त कितना बढ़ा हुआ है
और कई ट्रेनें इस वजह से देर से चल रही हैं और इसकी वजह से लोगों का जो आवागमन है, आवाजाही है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और ट्रेन, इस वजह से ट्रेन भी लेट चल रही है, अपने गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंच रही है और फ्लाइट डिले हो रहे हैं। मतलब तमाम तरह की चीज़ें, चाहे वो आयात से हो, निर्यात से हो, तमाम तरह की समस्याओं को लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ कपिल ढाका, हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी हैं, जुड़ गए हैं। कपिल जी, किस तरीके से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, फिलहाल तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरा तो है ही, लेकिन तस्वीरें तो बिल्कुल भयावह हैं। इसका मतलब है कि मौसम दिल्ली का फिलहाल तो बदला हुआ है। देखिए शिवम जी, दिल्ली के मौसम की वजह से, हेलो जी बोलिए। देखिए, हाँ, दिल्ली का जो मौसम है उसकी वजह से, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि वाहन भी रेंग रेंग के चल रहे हैं, जिससे पूरा जीवन अस्वस्थ हो गया है। लेकिन आज जरूरत इसलिए है कि शनिवार होने के कारण बहुत ऑफिसें बंद हैं, जिस वजह से जो आगमन है तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा जितना सोमवार से लेकर शुक्रवार को पड़ता है। नहीं तो कपिल जी, जिस तरीके, अब तो ठंड का माहौल भी है और शीतलहर का मतलब यही समय है जब शीतलहर पड़ता भी है, यानी कोहरा भी देखने को मिलता है और दिल्ली को धुंध का आशीर्वाद तो पहले से ही प्राप्त है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अभी तक जो ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये कब तक चलने वाली हैं? मतलब दिल्ली इन सब चीजों के चपेट में कब तक रहेगी? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन? मौसम विभाग के मुताबिक लगभग ये माहौल जो है, ये दृश्य जो है, वो कब तक रहने वाला है? क्योंकि इस वजह से ट्रेन भी प्रभावित है और यातायात भी। देखिए, मौसम विभाग ने क्लियर कर दिया है कि 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच तो शीतलहर की संभावना और भी ज्यादा होगी। फिलहाल में भी कम है, लेकिन 23 से 26 के बीच में तो इतनी संभावना मौसम विभाग के हिसाब से रहेगी कि शीतलहर और ज्यादा होगी, जिससे कड़ाके ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ठीक है कपिल जी, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है और कड़ाके की ठंड, कोहरा और फिर जो दिल्ली को विरासत में धुंध मिला है, यानी प्रदूषण मिला है, उसकी वजह से भी एक बड़ा फैक्टर इस पूरे जो आप अभी मानचित्र देख रहे थे, तस्वीर देख रहे थे, उसमें शामिल था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।